सबकी अपनी अपनी एक अलग काम करने की शैली है। ऐसे में हम लोग तो वैसे 2 साल से इस तरह की गोष्ठी कर रहे हैं। अखबार को तो 3 साल हो गए, लेकिन गोष्ठी की परंपरा हमारी थोड़ा लेट शुरू हुई और पिछले 2 साल से हम लोग गोष्ठियां करते रहे हैं। अलग अलग सेगमेंट के लोगों को हमने बुलाया हर बार, कभी महिलाओं को, कभी डॉक्टर्स को, कभी सीए को, कभी अलग व्यापारियों को, कभी किसी फील्ड में, कभी किसी फील्ड में। उद्देश्य ये होता है कि हम लोग झुंझुनू की प्रगति के बारे में चर्चा करें, और वो सकारात्मक चर्चा। नकारात्मकता तो दुनिया में बहुत भरी हुई है, चारों तरफ हम देखते हैं, जहाँ कहीं भी देखते हैं, सुनते पढ़ते या जहाँ कहीं भी कोई भी बात आती है तो नकारात्मकता की तो कोई कमी है नहीं। और इस नकारात्मकता में कुछ सकारात्मकता ढूंढने का हमारा प्रयास होता है। हमारा ये समाचार पत्र जो है, इसका भी प्रयास हमेशा रहता है कि पॉजिटिव खबर निकाली जाए। सरकार की भी अगर कोई योजना है, अधूरी है, या उसके बारे में कुछ पुश करना है तो उसको हम जरूर इसमें शामिल करते हैं। सरकार की योजनाएं कहीं कोई अटकी हुई है या उसमें डिले हो रहा है तो उस पर हम जरूर कवर करते रहते हैं। बाकी प्रयास यही होता है कि सकारात्मक बातें ही करें। अब इस सकारात्मकता में मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि हम लोग अपने झुंझुनू को आगे बढ़ाने के लिए सब चिंतित हैं, और चिंतित इसलिए हैं कि कंपैरेटिवली, तुलनात्मक दृष्टिकोण से हमारा झुंझुनू अभी कुछ पीछे चल रहा है। बड़े शहरों की तुलना तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि बड़े शहरों से तो झुंझुनू हमारा काफी पीछे है। और अगर पड़ोस के जिले मान लेते हैं हम, सीकर और चूरू, ये शेखावाटी अगर हम माने तो शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू, ये 2 जिले हैं। चूरू भी कई मायनों में काफी प्रगति कर रहा है, बहुत अच्छी वहां पर हलचल होती है, बहुत एक्टिव नजर आता है चूरू भी। पॉलिटिकली काफी सपोर्ट मिला हुआ है चूरू को भी। वहां पे जो जनप्रतिनिधि है उनका काफी अच्छा प्रयास रहा है चूरू के लिए। कई चीजें ऐसी है जो झुंझुनू में नहीं है। खेल से संबंधित सुविधाएं, स्टेडियम और बहुत सारी परमिशंस उनके पास हैं। बहुत बढ़िया चूरू भी चल रहा है। और सीकर का तो हम मुकाबला कर ही नहीं पा रहे हैं। सीकर तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है कई मामलों में। एक तो वो जो जयपुर के नजदीक है, जयपुर के नजदीक होने के अलावा कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, कुछ पॉलिटिक्स में भी उनको ऐसा वरदान है, ऐसी कुछ बात है कि सीकर को काफी प्राथमिकता दी जाती है। अभी पिछले दिनों में एक संगठन का गठन हुआ है, राष्ट्रीय संगठन है शेखावाटी फाउंडेशन। उस शेखावाटी फाउंडेशन का राष्ट्रीय संगठन भी है, फिर राज्य का संगठन है, और उसके बाद जिला में झुंझुनू का जिले का दायित्व तो मुझे मिला है। उनकी मीटिंग में जब हम गए तो वहां पर भी सीकर का वर्चस्व ज्यादा था। सीकर के लोग एक्टिव भी बहुत हैं, और जो कुछ भी प्रगति की चर्चाएं हो रही है उसमें फोकस उनका सीकर को प्रोग्रेस कराने का है। मैंने हालांकि प्रोटेस्ट किया, कूड़ाराम जी भी मेरे साथ थे। जब हवाई अड्डे की बात आई तो कह रहे हैं कि अपन सब मिलके प्रयास करेंगे और शेखावाटी में एक हवाई अड्डा आना चाहिए, मतलब जो कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए हो। अभी तो वैसे तो हवाई पट्टियां जो है वो स्पेशल कोई प्लेन आता है नेता का, हेलीकॉप्टर आते हैं या छोटे प्लेन आते हैं, तो उसके लिए तो हमारे झुंझुनू में भी है। लेकिन कमर्शियल हवाई अड्डा जो मालवाहक भी हो और पैसेंजर के लिए रेगुलर अवेलेबल हो, ऐसे हवाई अड्डे की मांग करेंगे। तो उसमें भी वो सीकर का ही फोकस था। मैंने उनसे निवेदन किया कि जी सीकर तो जयपुर के काफी नजदीक है, आप तो 100 किलोमीटर जाओगे आपको एयरपोर्ट आ जाएगा। झुंझुनू को ज्यादा जरूरत है, और झुंझुनू में काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए एयरपोर्ट झुंझुनू डिजर्व करता है। यहाँ हवाई पट्टी ऑलरेडी है भी, उसका जीर्णोद्धार के लिए अभी सरकार ने बजट भी दिया है, और ऑलरेडी है तो काफी हम डिजर्व करते हैं। इस तरह की बातें, तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग अगर एक्टिव नहीं होते हैं या नहीं हो पाएंगे,
नेताओं के साथ मिलके काम करवाना या उनके पीछे पड़ना, माहौल बनाना, आप लोग सब जो हैं वो एक वातावरण निर्मित कर सकते हो बहुत अच्छा। क्योंकि कोई भी चीज जब अखबार में, मीडिया में आती है और उसका कंटिन्यूअस फॉलोअप होता है, उसका एक्शन, रिएक्शन और फिर फॉलोअप अगर होता रहता है तो वो कहीं ना कहीं उसको हासिल किया जा सकता है। कई ऐसे मुद्दे मैंने देखे कि चाहे वो बड़े अखबार जब उठाते हैं और उसका फॉलोअप होता है तो किसी न किसी रूप में उसकी परिणति भी होती है। तो हम सबको मिलकर के एक ऐसे कुछ वातावरण बनाने होंगे जो हमारे झुंझुनू को प्रगति पथ पर ले जा सके। मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, पहले थोड़ी सी भूमिका के रूप में मैं बता दूं कि झुंझुनू में कोई इंडस्ट्री, उद्योग कोई बड़ा अभी लग नहीं पाया। हमारा खेतड़ी जिले की अगर बात करें तो खेतड़ी में कॉपर उद्योग था, वो भी आज बीमार है। हमारे जितने भी रिको इंडस्ट्रियल एरिया बने हुए हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे हमारे छोटे मोटे उद्योग झुंझुनू में भी हैं और भी जहाँ जहाँ हमारे ज़िले में उद्योग के अलग क्षेत्र बने हुए हैं, अपने अपने स्तर पर छोटे मोटे रूप में चलते हैं, लेकिन कोई बड़ा उद्योग ऐसा नहीं है जो लोगों को रोजगार दे सके, लोगों को यहाँ पर रोक सके। और इसी वजह से यहाँ से प्रतिभा का और पैसे का पलायन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से युवा रोजगार के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाता है, फिर वापस आता नहीं, बाहर ही सेटल हो जाता है। क्योंकि काम धंधा रोजगार, उच्च शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए या इस तरह की कोई प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जब कोई बच्चा बाहर जाता है तो फिर वो लौट के नहीं आता। मैंने पिछले हमारी गोष्ठियां हुई थी, उसमें एक दुख की बात ये भी कही थी कि लड़कों की बात तो ये है ही, लड़कियां भी, हमारे यहाँ की जो हमारे परिवारों की बच्चियां हैं वो यहाँ के लड़कों से शादी भी नहीं करना चाहती। वो ब्याह करके वो भी बाहर जाना चाहती है, जहां उसको मौका मिले, बड़े शहर, छोटे शहर, मीडियम स्तर के शहर, वो कहीं ना कहीं, यानी लोकल के लड़के से तो संबंध की बात करना भी वो अपना अपमान समझती है। और माता पिता भी वैसे ही है, नहीं बेटी तो बाहर न जाऊं। तो अब लड़कियां भी जा रही है, लड़के भी जा रहे हैं। तो ये जो नई जनरेशन है, ये जो हमारा जिनको रोजगार और ग्लैमर और ये सब साधन सुविधाएं जो बड़े शहरों में आकर्षण है, वैसा कोई आकर्षण हमारे झुंझुनू में है नहीं, ना रोजगार है। तो हम सबको मिलकर के कुछ इस तरह का करना पड़ेगा। सीकर में काफी कुछ डेवलपमेंट हो गया, लेकिन वो लग रहा है हमें कि डेवलपमेंट है। अस्पताल की सर्विसेज, हॉस्पिटल्स खूब अच्छे हो गए हैं। एजुकेशन के मामले में झुंझुनू का कोई वैसे मुकाबला नहीं था। स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, अगर वैसे हम ऑफिशियल एजुकेशन की बात करें तो झुंझुनू बहुत आगे था सीकर चूरू के कंपैरिजन में। लेकिन अब ये जो नया प्रचलन चला है कोचिंग इंडस्ट्री का, उसमें सीकर ने झुंझुनू को ओवरटेक कर लिया है और वहां पर वो काफी बड़ा हब बन चुका है। अगर हम यूं कहें कि कोटा के बाद सीकर, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, या कोटा के बराबर सीकर अब तो ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कोचिंग के मामले में सीकर काफी फ्लोरिश कर, तो बड़ा एक युवाओं का एक बहुत बड़ा समूह वहां पर पहुंचता है हायर एजुकेशन के लिए, और वो कई सालों तक वहां रहता है, खर्च करता है, वहां पे इकोनॉमी बढ़ती है, लोगों की जो इनकम है वो उस पर उसका काफी फायदा होता है। और इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है झुंझुनू पर। स्कूलें खाली है, हम स्कूल चलाने वाले हैं, हम तो स्कूल वाले हैं, हमें पूरी तरह से पता है कि अब ये स्कूल के विकल्प बन गए हैं कोचिंग। पहले तो स्कूल के सपोर्ट में कोचिंग शुरू हुई थी, जहाँ पे 12वीं के बाद बच्चा कोचिंग करता था, मेडिकल, इंजीनियरिंग की इत्यादि की। लेकिन अब तो साहब फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन, नर्चर कोर्स के नाम से 9th 10th, या पहले तो 9th 10th तक पहुंचे थे, अब तो 6th क्लास से कोचिंगें चल रही है। तो कोचिंगें स्कूलों का विकल्प बन गई, तो विकल्प बनी है और उस वजह से ये हमारा सीकर डेवलप हो चुका है। हालांकि मेरा ये मानना है कि मैं बहुत बड़ी फाइट कर रहा हूं नेशनल लेवल पे अगेंस्ट कोचिंग इंडस्ट्री फॉर स्कूल एजुकेशन। मैं स्कूल एजुकेशन जो मान्यता प्राप्त है, जो लीगल है,
जो अथोराइज्ड है, जो होना चाहिए, जिसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बनी है, 100% जो ओवरऑल फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का 360 डिग्री, वो स्कूलों में ही संभव है। क्योंकि स्कूलों में प्रार्थना सभा से लेकर के इंटरवल टाइम टेबल ऐसे बने हुए होते हैं जहां पर हर चीज का प्रॉपर एक सिस्टम होता है। को करिकुलर एक्टिविटीज, खेल कूद और अन्य तरह की जो मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, बच्चे की जो एक पीयर ग्रुप लर्निंग होती है, बच्चों में आपस में सीख करके, एक दूसरे को सिखा करके वो लर्निंग, कोचिंग में तो केवल एकमात्र तरीका होता है कंपटीशन और कंपटीशन, नंबर की होड़ है वहां पर और कुछ नहीं। और वहां पे सिर्फ 3 सब्जेक्ट, इस पर ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं नेशनल लेवल पर इसकी फाइट लड़ रहा हूं और पॉलिसी लेवल पर, मैं किसी कोचिंग या व्यक्तिगत किसी के नहीं, मैं तो सरकार से ये डिमांड कर रहा हूं कि आप पॉलिसी में सुधार करो और स्कूल एजुकेशन को बचाओ। क्योंकि स्कूल एजुकेशन लीगल है, लाइसेंस प्राप्त है, हमें 36 तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं और कोचिंग इंडस्ट्री को कोई एक भी लाइसेंस लेना नहीं पड़ता। वो इल्लीगल काम है। इल्लीगल इसलिए कह रहा हूं कि वो अगर 6th क्लास से पढ़ाते तो 6th क्लास से पढ़ाने की उनके पास कोई मान्यता, कोई अथोराइजेशन, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई लीगल आधार नहीं है, वो नहीं पढ़ा सकती। कोचिंग इंडस्ट्री अगर 6th क्लास या 9th, 10th, 11th के बच्चों को पढ़ाती है तो वो इल्लीगल है, क्योंकि वो बच्चा उसी समय उसका नाम किसी स्कूल में लिखा हुआ है, वहां पर वो डमी उसकी हाजिरियां हो रही है और बच्चा पढ़ रहा है कोचिंग में उसी समय। यहां समय की बात है, जिस समय उसे स्कूल में होना चाहिए वहां पे उसकी फर्जी हाजिरी लग रही है, वो बच्चा उसी समय कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ रहा है। अगर कोई बिना मान्यता के स्कूल खोल लेता है तो डीओ ऑफिस और पत्रकार और सभी लोग पीछे पड़ जाते हैं कि बिना मान्यता के चल रही है। अब ये बिना मान्यता के कोचिंग चल रही है, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। मैं बोल रहा हूं, मैं बहुत हाई लेवल पे बोल रहा हूं। मैं इसीलिए आज ये विषय भी मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर के, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री या कोचिंग अगर यहां पर है, झुंझुनू के विकास में उसका 0 योगदान है। क्योंकि यहाँ अगर कोचिंग के पास फीस आती है, वो पूरा का पूरा पैसा उनके हेड ऑफिस में जाता है, और हेड ऑफिस में भी नहीं जाता, विदेशों में जाता है। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कोचिंग्स हैं, ये सब इनका कंट्रोल एंड ओनरशिप विदेशी लोगों के हाथ में, विदेश का फंड है, इनके पास कोई पैसा बचता नहीं और यहाँ खर्च भी नहीं करते। कोचिंग इंडस्ट्री वाले यहाँ एक पैसा खर्च नहीं करते, एक न विज्ञापन देते होंगे किसी को भी, विज्ञापन यहाँ के लोकल के किसी को नहीं देते। उनका विज्ञापन भी सेंट्रलाइज्ड, कहीं से कोई बुक होता होगा, कोटा हेड ऑफिस से या कहीं से। यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं मिलता किसी कोचिंग इंडस्ट्री से, और इलीगल व्यापार वो चला रहे हैं, जो चलाने का, स्कूल समय में चलाने का तो उनको कोई अधिकार नहीं है, पैरेलली वो चला रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि इस तरह की कोई चीजों को अगर हम, या और कोई झुंझुनू की प्रगति के लिए क्या हो सकता है कि यहाँ के लोकल उद्योग धंधे, यहाँ का कामकाज, यहाँ का व्यवसाय फले फूले आगे बढ़े, यहाँ का पैसा यहीं रोटेट हो, हम लोकल को वोकल बनाएं। यानी यहाँ के जो प्रधानमंत्री जी का भी हमारा है कि वोकल फॉर लोकल, यहाँ के स्थानीय उत्पादों को हम ज्यादा प्रगति के लिए आगे बढ़ाएं, न कि कोई ऑनलाइन की हम बात करते हैं तो ऑनलाइन का पैसा भी बाहर जाता है। यहाँ के लोकल के उद्योग धंधे, मैं कई बार कहता हूँ कि हमारे यहाँ लाख का काम, चूड़ी वगैरह जो लाख की बनती है उसका काम, बंदेज का काम, अचार मिर्च जो खेतड़ी और उस तरफ उदयपुर वाटी में खेतड़ी, इस तरह का काम हो सकता है। अचार का, यहाँ के पेड़े बहुत फेमस है, उसको खूब आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ का साग रोटा, जिसको एक बहुत अच्छी ब्रांड बनाया जा सकता है। इसके अलावा लोहे का काम जो होता है, हमारे सुल्ताना में लोहे का काम बहुत अच्छा होता है। गाए बगाए अखबारों में कभी कभी आता है इस तरह की बातें, लेकिन इन सबको जो मिलके प्रमोट करने की बात है, अगर हम मिल करके कहीं करें, वातावरण बनाएं, तो हम सब मिल करके यहाँ की जो लोकल एजुकेशन है, एजुकेशन जो यहाँ स्कूल चलती थी, करीब करीब सभी स्कूलें सिक है, बीमार है। ये चल तो रही हैं, लेकिन चल रही है
ऐसा जो जिसको हम नहीं कह सकते कि वो प्रगति पथ पर है। सभी स्कूलों की यही स्थिति है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी एक की एकाधिक की कोई चमकती हुई दिखती है, लेकिन वो दिखती है नहीं, क्योंकि अब इस समय ओवरटेक हो चुका है कोचिंग उद्योग के द्वारा। तो हम सबको यहाँ के स्थानीय जो व्यापार है उसको मिलकर बढ़ाना चाहिए। अब इसमें क्या है, देखो मैं थोड़ी मेरी दुखती हुई बातें बताना चाहूंगा कि सीकर में क्या है कि सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वहां पे कोचिंग इंडस्ट्री अगर है और कोई पेरेंट वहां पहुंचता है तो रिक्शे वाला भी उसको कहता है, हाँ जी साहब आप सही जगह आ गए हो, आप चलो मैं आपको कहाँ लेके चलना वहां लेके चलता हूँ, ये कोचिंग है वो कोचिंग है, और उनको आराम से लेके चलता है। और यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे कोई पेरेंट अगर बाहर आता है हॉस्टल में रहने के लिए, बाहर से कोई सैनिक मिलिट्री नवोदय की तैयारी के लिए या स्कूल में पढ़ने के लिए, तो उसको कहते हैं भाई आजकल कटिया को दुयो झुंझुनू में कहाँ आ गया, यहाँ कुछ नहीं है भाई, तू तो कहीं बड़े शहर में जा, सीकर जा या जयपुर जा। ऐसी प्रतिक्रियाएं यहाँ ज्यादातर आती हैं। यहाँ के लोग भी, यहाँ के व्यापारी भी आपस में एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं, यहाँ क्या है, बच्चे को खुद के बच्चों को भी पढ़ाना है, दूसरों को भी पढ़ाना है, सलाह लेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि यहीं पढ़ा लो, उनको कहेंगे तने तो बाहर न जा। उसको बाहर निकालने, बाहर प्रमोट करने में हम सब लगे रहते हैं। तो हम सबको इन सबको रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ के उद्योग धंधे, पढ़ाई, एजुकेशन, हॉस्पिटल सर्विसेज, हॉस्पिटल भी अगर यहाँ खुले हैं, अब अच्छे खुले हैं, उनको प्रोत्साहन की जरूरत है। अगर वो भी रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गए कि आया कोई भी मरीज और उसको रेफर कर दिया, जयपुर जा, गुड़गांव जा, फोर्टिस में जा, अपोलो में जा, SMS में जा, तो फिर यहाँ के हॉस्पिटल नहीं चल पाएंगे। उसी तरह से एजुकेशन में भी अगर हम ये कहें कि बाहर चले जाओ तो यहाँ का एजुकेशन पिछड़ जाएगा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, आप लोग भी पुराने कई लोग जो साथी हैं, उमेश जी भाई साहब है, देवकी जी बैठे हैं और PRO साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, सवाई सिंह जी। यहाँ पे एक समय था जब यहाँ पर बाहर से बहुत बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, सैनिक, मिलिट्री, नवोदय इत्यादि की तैयारी और कोचिंग करने के लिए। और कुछ वर्षों अचानक काफी बाढ़ आ गई थी, ध्यान से सुनना मेरी बात, अचानक काफी बाढ़ आ गई थी। लोग रहने के लिए, उनको न पढ़ाने का स्थान प्रॉपर था, न रहने का स्थान प्रॉपर था। 2 नंबर 3 नंबर रोड पे जो स्कूलें थी, उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, कोई भी किराए का मकान लेके, और किसी भी किराए के मकान पे उनको रहने की व्यवस्था करके दी। अब वो उतनी अच्छी हो नहीं पाई जितनी होनी चाहिए। उस समय के समय याद कीजिएगा, आप अखबारों में हेडर्स आते थे और पीछे पड़ गया था मीडिया और लोग सब, उनको यहाँ पर से निगेटिव सपोर्ट दिया गया, मतलब उनका सपोर्ट नहीं किया गया। जैसे वो बच्चे मान लीजिए रहते हैं किसी कमरे में, इस कमरे से तो रहे, वे पढ़ने के लिए कहीं और जाते हैं, लाइन लगा के जाते हैं, तो उनकी फोटो छापने लग गए कि ये देखो सड़कों पे घूम रहे हैं बच्चे। हो सकता है कि जिन मकानों में वो रह रहे हो उतने एक साथ इतने बच्चों के लिए लेटरिन टॉयलेट की सुविधाएं ना हो, तो बच्चे इधर उधर जंगल में, उन दिनों में जंगल सा भी था काफी जगह पर, तो वहां पे जाते थे। तो उसके पीछे पड़ गए थे लोग सब मिल करके, और उनको यहाँ से बंद करा के भगा के ही माने। अगर उस समय हमारे में से कोई भी इस तरह का कोई कहता कि भाई आपने पढ़ाने के लिए व्यवस्था की है, रहने के लिए मकान मैं बनवा देता हूँ, आपको कितना चाहिए, कैसे चाहिए वो बताओ। जैसा कि कोचिंग इंडस्ट्री में आज सीकर वाले कह रहे हैं कि आपने तो कोचिंग खोल ली, मकान PG वगैरह हम बनाएंगे, गेस्ट हाउस हम बनाएंगे, हॉस्टल हम बनाएंगे, तो वही इकोसिस्टम डेवलप हो गया, पूरा सिस्टम डेवलप हो गया। जबकि हमारे यहाँ उल्टा हुआ, और फिर 2-3 साल के बाद वो सारी कहानी खत्म हो गई। बच्चों ने आना बंद कर दिया, क्योंकि रोजाना प्रशासन की तरफ से, मीडिया की तरफ से निगेटिव माहौल बनने लग गया और चारों तरफ उनको प्रताड़ित किया जाने लगा। कमी थी, मैं ये नहीं, मैं उसका सपोर्ट नहीं करता, लेकिन थोड़ा धीरज रख लेते, थोड़ा सपोर्ट कर देते, थोड़ा उनके लिए सहयोग की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवा देते, और हम मिल के थोड़ा संयम रख लेते, तो शायद वो इंडस्ट्री, वो चीजें यहाँ पे पनप जाती, लेकिन वो पनप नहीं पाई। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि इस तरह की कोई बात हो तो हम उसमें से सकारात्मकता निकालें, इस सहयोग करें कि भाई अगर कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे वो लाख का काम कर रहा है, बंदेज का काम कर रहा है, या कोई और कर रहा है, तो उसको हम सपोर्ट करें। उसके लिए क्या इकोसिस्टम चाहिए, सरकार से क्या सहायता चाहिए, हम क्या दिलवा सकते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी पड़ी है, मंजूर है, लेकिन वो अभी तक उसका काम नहीं बढ़ रहा है।
हम लोगों ने कभी उसका कोई ज्यादा, जिसको कहते हैं ना जन आंदोलन बने, कि जन आंदोलन बनकर के नेताओं के ऊपर अगर प्रेशर किया जाए, मीडिया के द्वारा उसका इनिशिएटिव लिया जाए, तो आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ बन सकती है। और अगर वो बन जाए तो खिलाड़ी, खेल और उस तरह का एक नया सिस्टम भी तैयार हो सकता है। तो हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम करें। तो मैंने मेरी बहुत सारी बातें कह दी, एक इंट्रोडक्शन का भी कह दिया, और मैं चाहता हूं कि हम लोग सब इस तरह के विषयों पर, या जो भी आपके मन में हो, इस प्रगति, झुंझुनू की प्रगति के लिए आप अपने विचार रखें, खुल के रखें। हम लोग मिलके मंथन करेंगे, और मंथन करके कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा निकालना चाहते हैं जिससे झुंझुनू की प्रगति में हम अपना योगदान दे सकें, अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। हम सब जिम्मेदार हैं, हमारे हाथ में कलम है, हमारे हाथ में कैमरा है। कलम और कैमरा, ये दो चीजें ऐसी है जो बहुत कुछ बदल सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, हम सब मिल करके वी कैन मेक ए चेंज। With these words, I thank you very much.